दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, क्या आपका भी सपना है यूपीएससी में टॉपर बनने का, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का? अगर आपका भी सपना आईएएस आईपीएस बनने का है तो इस सपने को हम फ्री में आपके सपने को साकार करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारा ग्रुप आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी की पूरी तैयारी फ्री। और इसी क्रम में आपकी ये आज लेक्चर 5वां होगा और ये लेक्चर पूरा अब आपको रेगुलर मिलेगा। ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं उनके साथ मैं शेयर कर दूं कि अभी तक इस चैनल पर 4 फ्री क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि पॉलिटी की क्लासेस हुई हैं। आपकी पॉलिटी की 1, 2, 3 और 4 क्लासेस हुई हैं और ये आपकी 5वीं क्लास है। ठीक है, तो अगर आपको यूपीएससी का पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ना है, घर बैठे पढ़ना है, ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिनके पास पैसों का अभाव होता है, यानी कि मनी पैसों का अभाव होता है, वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम फ्री तैयारी यहाँ कराएंगे। इसी यूट्यूब चैनल पर रोज अपलोड होंगे वीडियो। ठीक है, और आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन एक थोड़ी सी दुविधा भी होती है कि आप सारी वीडियो जो हमारी अब पढ़ती हैं वो पूरा नहीं देखते हैं। जो अभी वीडियो आज लेक्चर होने जा रही है, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरे अच्छे से नोट्स बनाएंगे और दिल लगाकर पढ़ेंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। अगर शेयर करेंगे तो हम आपको पूरी की पूरी वीडियो, पूरी की पूरी क्लासेस फ्री मुहैया कराएंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेकर शुरू करते हैं। आपको वर्दी वाली क्लासेस, आपको आईएएस बनने वाली जो क्लासेस हैं उनकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, जो लोग टेलीग्राम पर हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको जो क्लास की जो नोट्स हैं, क्लास की जो प्रिंटिंग मटेरियल है और जो आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लास के रिगार्डिंग, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर लगातार इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। तो उससे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उससे जाकर लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी यूपीएससी की 5वीं क्लासेस। और जो पहली 4 क्लासेस हैं वो जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली 4 क्लासेस की लिंक दी गई है, जाइए उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी 5वीं क्लासेस। ठीक है, चलिए हमने इससे पहले आपके फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार को हम इससे पहले यहाँ पे पढ़ रहे थे और आज हम मूल अधिकार को ही रिज्यूम करेंगे। आगे की क्लासेस में रिज्यूम करने जाना है। ठीक है, तो चलिए आगे की क्लासेस में हम रिज्यूम करते हैं। देखिए, सरकारी सेवाओं में समानता, हेडिंग हमारा होगा सरकारी सेवाओं में समानता। अभी सरकारी सेवाओं में समानता, ठीक है, जो कि आर्टिकल आपका क्या है, 16 की बात करता है। ठीक है, यानी कि देखिए, हेडिंग को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं कि क्या है। देखिए, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उनमें समानता की बात कैसे हो सकती है, यानी कि उनमें कैसे समानता स्थापित होगी? क्या सरकारी सेवाओं, सबके लिए सरकारी सेवाओं के जो पद निकलते हैं वो समान है, समानता वो किस तरह से स्थापित होंगे, वही हम इस पॉइंट में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका पहले पॉइंट में देखिए, इसमें क्या हम देखते हैं। देखिए, जो रोजगार, जो सभी राज्य हैं सर, जो हमारे संविधान में क्या ब्रीफ में डिस्कस किया गया है कि जो सभी राज्य के द्वारा सभी नागरिकों को, देखिए सभी नागरिकों को क्या है, राज्य के अंतर्गत, यानी कि आपके राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में अवसर की समानता होगी, में अवसर की समानता दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये आपका किस आर्टिकल में दिया गया है? ये आपका आर्टिकल 16(1) में क्या किया गया है, दिया गया है। अनुच्छेद 16(1) में क्या कहा गया है कि सभी नागरिकों को राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति के अवसर की समानता। अब देखिए, अवसर की समानता, यानी कि आप किसी जॉब में जाएंगे, आर्टिकल 16(1) में कहा गया है, क्या कहा गया है कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप सबके लिए, आप उस जॉब के लिए, जैसे आईएएस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आईएएस के लिए हर कैंडिडेट के लिए अवसर समान होंगे। ऐसा नहीं है कि भैया इन्हें आसान पेपर दे दिया जाएगा, इन्हें डिफिकल्ट दिया जाएगा, ऐसा नहीं। अवसर समान होगा, हर प्रकार का जो अवसर है वो समान होगा। तो यही कहा गया है कि जो अवसर की समानता है नियुक्तियों में, वो सबके लिए समान होगी। रोजगार में आपको रोजगार, जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या होगी, समान होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये हमारे संविधान की बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, कहीं कहा गया है कि 16(1) में कह दिया कि हाँ दिया जाएगा,
लेकिन वहीं आगे फिर इसी चीज़ों को काटा भी गया है। अब कैसे काटा गया है अब दिखाते हैं आपको। देखिए, आप 16(1) में क्या कहा गया है कि अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति की अवसर की समानता होगी। ठीक है, अब देखिए अगले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट को हम डालते हैं, ये नोट डाउन करते चलें। ठीक है, नोट डाउन करते चलें। देखिए, अब आगे कहा गया है कि जो रोजगार और नियुक्ति में, यानी कि आपका मान लीजिए सरकार रोजगार दे रही है, रोजगार आपको नियुक्त कर रही है कहीं, ठीक है, नियुक्ति में, इसमें कहा गया है कि केवल जाति धर्म लिंग, ध्यान दीजिए, केवल जाति धर्म लिंग मूल वंश जन्म स्थान निवास इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, एक तो पहले कह दिया गया है कि भैया रोजगार और नियुक्ति में अवसर की समानता क्या है, सबको समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया 1% उसको ज़्यादा अवसर दे दिया, 20% सरकारी नौकरी में इसको ज़्यादा एवरेज दे दिया गया, इसको नहीं दिया गया। ऐसा नहीं, सबको समान अवसर मिलेगा सरकारी नौकरी में, रोजगार में। ठीक है, दूसरे में वही 16(2) में क्या कहा गया, आर्टिकल 16(2) में, ये 16(2) है, इसमें कहा गया है कि केवल जाति धर्म लिंग मूल वंश जन्म स्थान निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में सरकारी सेवाओं में समानता की बात कही गई है, यानी कि सरकारी जो सेवाएं हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं, उनमें सभी को समान अवसर मिलेगा। और जहाँ पे 16(1) में आपको ये बातें कही गई हैं, 16(2) में आपको कहा गया है कि भैया जन्म स्थान और आपके लिंग स्थान धर्म लिंग इत्यादि के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को आराम से आप नोट डाउन कर लें। अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं ये लोग, आगे संविधान में क्या बातें कही गई हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए, पहले तो कहा गया कि सरकारी सेवाओं में आपको कहीं भेदभाव नहीं होगा, कहीं सब समान होंगे। लेकिन हमारे संविधान में हर आर्टिकल में, हर मुद्दे पर, हर विषय पर ये पहले तो कहा गया ये नहीं होगा, लेकिन फिर वहीं क्लॉज जोड़ दिया गया है। अब कैसे क्लॉज जोड़ा गया, अब देखिए, एक हेडिंग मैं आपको बनाता हूँ। ये देखिए, एक हेडिंग आप बनाइए, लिखे, देखिए, सरकारी सेवाओं में भी विधि का समान संरक्षण, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं भेदभाव। अब देखिए, यहीं आगे कह दिया गया है कि सरकारी सेवाओं में भी जो लॉज हैं उनमें क्या हो सकता है, उनमें भेदभाव किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं, अब देखिए, आर्टिकल ये क्या है, आर्टिकल आपका क्या है, 16(3) है। क्या है, 16(3). इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा ये गया है, क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि भैया कि रोजगार एवं नियुक्ति में निवास के आधार पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। बात समझ रहा है, में आ रहा है आपको। पहले तो भैया 16(2) में क्या, वही 16(2) में क्या कहा गया है इससे पहले कि भैया क्या है, कहा गया है कि आपको जाति धर्म लिंग स्थान, आपका जो जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 16(3) में कह दिया गया कि हाँ भैया, रोजगार नियुक्ति में, यानी कि आपके रोजगार में सरकार आपके निवास के आधार पर, आपके कहाँ से आप निवास कहाँ करते हैं, आपका घर कहाँ है, उस आधार पर आपको स्थानीय लोगों को आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसका क्या मतलब है, आप समझ रहे हैं। देखिए, केंद्र शासित क्षेत्रों के अंतर्गत, यानी कि आपकी जो यूटीज हैं, केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं, उसके अंतर्गत निवास के आधार पर, यानी कि आपके जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं अंतर्गत निवास के आधार पर आप उनको क्या दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और ये जो विधि है वो संसद ने इसका निर्माण किया। ठीक है, तो प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये नहीं कहा गया है कि इनको यानी कि अगर वैकेंसी निकल रही है तो इनके इस राज्य के स्थानीय लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको दिया ही नहीं जाएगा अगर उस राज्य के हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या कहा गया है कि पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी, फिर अन्य राज्यों के अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और ये जो विधि है वो किसने बनाया, संसद द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, तो 16(3) में ये कह दिया गया है। अब देखिए, इस पॉइंट को मैं इरेज करता हूँ, नोट डाउन करते चले, प्लीज़ नोट डाउन करते चलिए। अब देखिए,
देखिए भैया, आप तैयारी पढ़ाई बहुत टफ काम है। सभी लोग आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, सभी बहुत बड़ी संख्या में लोग तैयारी करने चले आ रहे हैं, लेकिन मेहनत कोई करना नहीं चाहता। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल, आपका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 16(4). अब देखते हैं हम 16(4) में क्या कहा गया है। देखिए, अब मैंने बताया ना कि जहां एक और आर्टिकल कह रहा है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, सब समान है, वहीं आर्टिकल फिर जोड़कर क्या कह दिया जा रहा है कि नहीं भैया, क्या है कि भैया किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। और यही जो भेदभाव है, ब्रैकेट में मैंने भेदभाव लिखा था, यही जो भेदभाव है, क्या क्या भेदभाव किए जा सकते हैं, वही मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं। पहले आर्टिकल 16(1) और 16(2) में कहा गया है कोई भेदभाव नहीं, कहीं कुछ नहीं किया जा सकता। वहीं 16(3) में कह दिया गया कि हाँ भैया, कि आपके स्थानीय आधार पर, यानी कि आपके जैसे केंद्र शासित क्षेत्र हैं, उनको प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 16(4) में क्या कहा गया। देखिए, कहा गया कि जो ओबीसी हैं या फिर एससी हैं, एसटी है, यानी कि जो आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल क्लासेस हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए कहा गया है, उनके लिए एसटी को रोजगार में नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होगा। अब देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है कि भैया, जहां कह दिया गया कि कोई आरक्षण सबके लिए समान है, मतलब आर्टिकल 16(1) में कहा गया सब समान है, सबको समान अवसर मिलेगा, लेकिन 16(4) में वहीं फिर से तोड़ दिया गया है। क्या कहा गया है? कहा गया कि ओबीसी जो है, एससी एसटी जो है, उनको रोजगार में, यानी कि सरकार वैकेंसी निकालेगी तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, किया जाएगा। ठीक है, तो यदि इन वर्गों का राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, आप समझ रहे हैं इस बात को, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए आप किसी राज्य सरकार की नौकरी निकल रही है, तो वो राज्य सरकार, ये निर्भर करेगा उस राज्य सरकार पर कि इन वर्गों को कितनी सीटें आरक्षित की जाएं, इन वर्गों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की जाएं। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? उस राज्य सरकार पर। अगर केंद्रीय भर्ती निकल है तो केंद्र सरकार पर। ठीक है, तो ये किस आधार पर वो तय करेंगे कि इनको आरक्षित, इतनी सीटें आरक्षित की जाएं? वो इस आधार पर कि उनकी पर्याप्त प्रतिनिधित्व है उस नौकरी में या नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के सीधे तौर पर 16(4) में आरक्षण का जन्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन का जन्म 16(4) में हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल आर्टिकल्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको भैया तैयारी आप सही से कर रहे हो तो इनको आराम से अपने दिल से लगा लो। इन जितने आर्टिकल्स मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उसे लिखते भी जाएं। ठीक है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो अब मैं पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए अब होता ये है कि जब आरक्षण की बात आती है, जब रिजर्वेशन की बात आती है, जब रिजर्वेशन आरक्षण की बात आती है, तो भैया आरक्षण हर कोई लेना चाहता है, हर कोई लेना चाहे। क्यों भैया, आप कम मेहनत पर या फिर कम मार्क्स पर आपको अगर नौकरी मिल जा रही है तो हर तबका अपने आप में नौकरी लेना चाहता है। तो अब ये रिजर्वेशन की जब बात आती है तो हमारे संविधान में एससी और एसटी, ये दो ऐसी कैटेगरी हैं जिनको क्या किया गया, जिनको आरक्षण पहले ही दिया गया, अब स्वतः ही दे दिया गया। लेकिन जो अभी जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के लिए लाया गया, या फिर आपका ओबीसी है, ये कौन तय करेगा इनका ईडब्ल्यूएस ये है, ये ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है या नहीं है? तो अब देखिए अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण और क्रूशियल पॉइंट्स हैं ये सारे, आप प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ें। देखिए नागरिकों, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। देखिए नागरिकों के पिछड़े वर्ग का अभिप्राय, हेडिंग बनाइए, अभिप्राय। अब देखिए जो ओबीसी, पिछड़ा वर्ग का मतलब क्या होता है? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। ये ओबीसी जो हैं वो कौन होंगे? ओबीसी ये कौन तय करेगा? नागरिकों के पिछड़े वर्ग का अभिप्राय क्या है? कौन है भैया ये ओबीसी? कैसे तय होगा कि ये ओबीसी है, ओबीसी नहीं है? कौन तय करेगा? तो देखिए, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो संविधान में नागरिकों के पिछड़े वर्ग को पहली बार, जो संविधान हमारा मूल संविधान, आप बहुत ध्यान दीजिए, इसको आपके एमसीक्यू में, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कहीं से। जो हमारा मूल संविधान है, हमारा जो मूल संविधान है, ठीक है, जो हमारा मूल संविधान है,
इसमें जो है जो ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग, जो ये वर्ड है ओबीसी, इसको परिभाषित नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया, नहीं किया गया। आप नोट डाउन करते चलें, ये मैं वर्ड्स में नहीं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसे अपने शब्दों में भी नोट डाउन करते चलेंगे। तो मूल जो संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, यानी कि जो संविधान हमारा मूल बनकर तैयार हुआ समय, तो उसमें क्या था, उसमें पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी शब्द है, पिछड़ा वर्ग है, उसको डिफाइन नहीं किया गया कि वो कौन होंगे, जो पिछड़ा वर्ग है ऐसे कौन से नागरिक होंगे वो जो पिछड़े वर्ग होंगे, ठीक है, उसको डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। देखिए लेकिन अब देखिए लेकिन 1979 1979, देखिए 1979 ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग का गठन हुआ। 1979 में क्या किया गया, गठन किया गया किसका, बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, ये आयोग पूछते हैं मैं इसको लिख देता हूं इसको डिटेल में, बिंदेश्वरी प्रसाद, बीपी, ये बीपी इसका मतलब होता है, ठीक है। बीपी मंडल आयोग ने कहा 1979 में का गठन 1979 में गठित हुआ गया बीपी मंडल आयोग, और बीपी मंडल आयोग ने कहा, क्या कहा भैया, कहा कि भैया उन्होंने कहा कि भारत में जो पिछड़ी जाति को लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, वही पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आप समझे बात, क्या उन्होंने कहा, बीपी मंडल आयोग ने 1979 में गठन हुआ, ये इन्होंने कहा कि जो भारत में पिछड़ी जाति के लोग हैं, यानी कि जो पिछड़ी जाति, जो बैकवर्ड क्लास है वही पिछड़ा वर्ग है। समझ रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वही पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो जाति है वही वर्ग है, ठीक है, जो पिछड़ी जातियां हैं वही पिछड़ा वर्ग है, उन्हीं को पिछड़ा वर्ग कहा जाएगा। अब देखिए लगभग 3000 जो जातियां थी उनकी लिस्ट तैयार की, क्या की, 3000 जातियों की क्या की, लिस्ट तैयार की, किसने, ये बीपी मंडल आयोग ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बीपी मंडल आयोग ने कहा कि पिछड़ी जाति के लोग जो हैं वही पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है। ये किसमें है, अब देखिए आगे चलते हैं, इसको भैया बहुत नोट डाउन करते चलिए, अपने शब्दों में लिखते चलिए। मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूं, और चलिए देखिए अब और भी आगे इसको एक्सपेंड किया गया। इसमें और कहा गया कि किसी भी धार्मिक संगठन या समुदाय के कर्मियों की भर्ती के लिए धार्मिक समुदाय जो है, अब देखिए मान लीजिए आप कोई ए धर्म है, इसमें कोई भर्ती की जा रही है, किसी भी पद के लिए भर्ती की जा रही है, या फिर किसी कर्मियों की इस धर्म में किसी नियुक्ति की जा रही है किसी कर्मी की, ठीक है। तो अब ये कर्मी यानी कि किसी को नियुक्त करना हो, किसी यहाँ पे मान लो जॉब निकालनी हो यहाँ पे किसी धार्मिक संगठन में, ठीक है। तो भैया इस धार्मिक संगठन में अगर जॉब निकालनी है तो उस धार्मिक समुदाय के संबंधित व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब मान लीजिए आप किसी ए धर्म से आते हैं, ठीक है, और कोई ए धर्म जो है, ए धर्म से आते हैं और ए धर्म में कुछ वैकेंसी उस जो धार्मिक संगठन है, आपका जो धार्मिक संगठन है उसमें अगर कोई वैकेंसी निकल रही है तो ये जो ए धर्म का व्यक्ति है उसको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी। मान लीजिए बी धर्म से कोई आता है और ये चाहता है नौकरी करना, तो नहीं, सबसे पहले प्राथमिकता इनको दी जाएगी, और इनसे छूटेगा तो बी धर्म वाला यहाँ पे क्या होगा, उनको अवसर मिलेगा। तो ये 16(5) आर्टिकल क्या कहा गया है, आर्टिकल 16(5) में कहा गया है, ठीक है। चलिए अब ये तो बातें रहीं पिछड़े वर्ग के अभिप्राय की, और कहाँ कहाँ आपको चीज़ें अवसर की समानता है और कहाँ नहीं, वहाँ बताया मैंने। चलिए अब देखिए, अब ये सरकार का निर्णय आया रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, सरकार का निर्णय भी आया जो रिजर्वेशन बीपी मंडल आयोग और चीज़ों में भी था। अब देखिए सरकार का निर्णय, ठीक है, सरकार का निर्णय आया है। देखिए आरक्षण की बात 16(4) में कही गई,
ठीक है कि ओबीसी, एससी, एसटी इन लोगों को क्या हुआ, आरक्षण नियुक्ति में यानी कि रोजगार में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। सरकार का निर्णय क्या है? देखिए, सरकार ने कहा कि संघ सरकार जो केंद्र सरकार है, उन्होंने कहा केंद्र सरकार, एक मिनट में शेयर करता हूं, केंद्र सरकार की सेवाओं में पहली बार 1990 में आरक्षण प्रदान किया गया। आप इस बात को समझे, जो अनुसूचित जातियां हैं यानी कि जो शेड्यूल क्लास हैं, शेड्यूल ट्राइब, एसटी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो हैं, उनके लिए स्वतंत्रता के बाद, इन लोगों के लिए जो है वो स्वतंत्रता के बाद ही सरकारी सेवाओं में क्या हो गया था, आरक्षण दे दिया गया था इनको। किनको? जो एससी एसटी लोग हैं यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता के तुरंत बाद इनको सरकारी सेवाओं में यानी कि गवर्नमेंट जॉब निकलती तो उन्हें आरक्षण तुरंत दे दिया गया। लेकिन जो आपकी जो संघ सरकार थी, संघ सरकार में जो सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण तब नहीं था, यानी कि जो ओबीसीज थे उनके लिए आरक्षण नहीं था, ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था। लेकिन ये देखिए, ये जो पॉइंट मैंने अभी दिया, इसमें क्या कहा, केंद्र सरकार की सेवाओं में पहली बार 1990 में किसको आरक्षण दिया गया, ओबीसी को आरक्षण दिया गया। किसने दिया? बीपी सिंह की सरकार ने। किसने? बीपी सिंह की सरकार ने। बीपी सिंह की सरकार ने कब दिया? 1990 में पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट इसी में बहुत क्रूशियल है। देखिए अगला पॉइंट ये आ जाता है कि नरसिंह राव की सरकार ने आर्थिक रूप में पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दे दिया। वहीं तुरंत बाद क्या हुआ, एक घटना और घटी। क्या घटी कि नरसिंह, अभी इस चीज़ों का जो आप ऐसे लिंक कर पाओगे आगे से, नरसिंह राव की सरकार ने क्या, आर्थिक रूप में पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दे दिया। अब देखिए आर्थिक रूप से मतलब समझ रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस की बात, अभी जो सरकार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको जो 10% लेकर आई आरक्षण, उसे नरसिंह राव की सरकार ने क्या किया, आर्थिक रूप में पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण तब दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसको नोट डाउन करते रहे, अभी ये बातें अभी आगे आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझ में आएंगी। चलिए इसे इरेज करता हूँ। चलिए अब आगे क्या हुआ, आगे क्या घटना घटी, किस तरह से ये सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं घट रही थी और किस तरह से हो रहा था देश में आरक्षण, और हमारे आर्टिकल से जुड़े हैं। जब हम आर्टिकल पढ़ ही रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए न्यायपालिका ने इसका जो नरसिंह राव की सरकार ने 10% आरक्षण दिया पिछड़े वर्गों को, या फिर आपका ये जो केंद्र सरकार ने 1990 में आपका आरक्षण ओबीसी को दिया। अब देखिए न्यायपालिका का इस पर निर्णय क्या आया। न्यायपालिका का निर्णय क्या रहा, देखिए इंदिरा साहनीवाद, आपने सुना होगा इंदिरा साहनीवाद। अब ये इंदिरा साहनीवाद की यहाँ पे एंट्री हो जाती है। जो इंदिरा साहनी, जिसे हम ब्रैकेट में हम क्या कहते हैं, मंडलवाद भी कहते हैं, प्रचलित नाम है मंडलवाद। इंदिरा साहनीवाद में 1992 में सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी ने, सुप्रीम कोर्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक क्या किया, निर्णय देते हुए कहा कि भैया क्या कहा कि आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण क्या है भैया, आरक्षण क्या है, असंवैधानिक है। बात समझ में आई आपको? ये सबसे पहले घटना घटी। क्या कहा गया, देखिए इंपॉर्टेंट,
असंवैधानिक करार दे दिया। किस आरक्षण को? किस आरक्षण को? आर्थिक आधार पर। किसने दिया था? वही जो हमने इससे पहले पढ़ा ना कि 10% आरक्षण दे दिया था। किसने दे दिया था? नरसिंह राव की सरकार ने दिया आर्थिक रूप से, यानी कि नरसिंह राव की सरकार ने क्या दिया? जो 10% आरक्षण आर्थिक रूप से लोगों को दिया था, आरक्षण दे दिया था, पिछड़े लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उसको क्या किया? हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसको असंवैधानिक करार दिया, इल्लीगल करार दिया। कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। किसमें कहा? इंदिरा साहनीवाद में कहा। मंडलवाद जिसे हम सभी में कहते हैं, 1992 में आया इंदिरा साहनीवाद। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में कहा कि ऐतिहासिक फैसला देते हुए क्या कहा कि आर्थिक आधार पर जो दिया गया आरक्षण है वो असंवैधानिक है, इल्लीगल है। ठीक है, तो ये क्या है? इंदिरा साहनीवाद, मंडलवाद, ये बहुत फेमस वाद है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहा गया। अब देखिए इसी में आगे क्या कहा गया उच्चतम न्यायालय ने, और क्या क्या कहा। देखिए अगले पॉइंट में देखिए उच्चतम न्यायालय ने, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यह भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना। क्या माना भैया? यह भी माना कि भारत के समाज में जो पिछड़ापन है वो क्या है? मूलतः सामाजिक है। क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना जो हमारे यहाँ पिछड़ापन है, जो हमारे यहाँ जो पिछड़ापन है, एक मिनट में से रीड करता हूँ, पिछड़ापन है वो क्या है? वो मूलतः, पिछड़ापन है वो मूलतः क्या है? सामाजिक है। आप इस बात को समझें, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा कि और न्यायपालिका ने पिछड़ी जातियों को दिए गए 27% आरक्षण को संवैधानिक माना। आप इस बात को समझे। जो इसी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने और ब्रीफ किया। पहले तो क्या कह दिया कि जो आरक्षण है 10% वाला को किसने दिया? जो 10 पिछड़े आर्थिक रूप से, यानी कि जो इकोनॉमिक आधार पर जो पिछड़े लोग हैं उनको इनवैलिड करार दिया 10%। लेकिन केंद्र सरकार ने, किसकी सरकार ने? केंद्र सरकार ने, जो आपके बीपी सिंह की सरकार ने जो 1990 का आरक्षण दिया था, किसको दिया था? ओबीसी को। कितना दिया था? 27% दिया था। उसको क्या किया? 27% आरक्षण का जो ओबीसी 1990 में ओबीसी को दिया था, किसने? हमने इससे पहले पढ़ा, आपकी बीपी सिंह सरकार ने जो दिया था, उसको कहा 27% आरक्षण जो था उससे संवैधानिक माना, यानी कि वो सही है, उसको सही करार दिया। ठीक है, लेकिन और भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे कुछ कहा। क्या कहा? देखिए इसको लिखते जाइए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे, और ये बहुत आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये भी कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिछड़ी जाति हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ी जाति में शामिल वे लोग जिनकी आय ज़्यादा है। कब? अभी जो वर्तमान में 6 लाख रुपए का बात कही गई थी, 6 लाख। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़ी जात में जो लोग आते हैं और जिनकी आय ज़्यादा है, ठीक है, जिनकी आय ज़्यादा है, या फिर अथवा जिनके माता पिता अखिल भारतीय सेवाओं, यानी कि आपकी जो केंद्रीय सेवाएं हैं, केंद्रीय नौकरियां हैं, उनमें हैं, केंद्रीय सेवाओं में हैं, उन्हें क्या कहा? उन्हें क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा। और उन्हें कहा गया, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा। आप बात को समझे। सुप्रीम कोर्ट ने और भी ब्रीफ किया। क्या कह दिया भैया? कह दिया कि भैया आप अगर आपकी जो पहले आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे थे, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, वो लोग जो आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे थे, पिछड़ी जात, उन लोगों को जिनकी आय ज़्यादा है,
पिछड़ी जात में है लेकिन उनकी आय ज़्यादा है, यानी कि आपकी आमदनी ज़्यादा है, 6 लाख वर्तमान में अभी बताया। और ये भी कहा कि और जिनके माता पिता अखिल भारतीय सेवाओं में हैं, ठीक है, उन्हें क्रीमी लेयर में लाया। क्रीमी लेयर मतलब आप क्रीमी लेयर में आ गए और कहा शामिल किया और कहा कि इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आगे से क्या किया, ब्रीफ किया और आगे और भी बातें कहीं इसी संदर्भ में। देखिए, इसको प्लीज़ नोट डाउन करते चलें। मैं समझ रहा हूँ बहुत मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि क्या मेरा जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, आगे क्या हुआ, आगे कहा कि जो अनुसूचित जाति, यानी कि जो आपकी, मैं पेन दूसरा लेता हूँ, कहा कि जो आपकी, एक मिनट, जो आपकी SC हैं, ST हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं, SC ST को कहा कि प्रमोशन, यानी कि आपकी जो प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा, में आरक्षण दिया जाएगा। या फिर उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको प्रमोशन में जो आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, उस पर सुनवाई की। जो प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है उस पर क्या की, उस पर सुनवाई की। अब देखिए, मैं उस पर सुनवाई की क्या कहा वो मैं अभी आपको बता दूं, बाद में अभी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको शेयर कर दूं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल टाइप्स हैं, मान लीजिए कि मैं प्रमोशन में आरक्षण क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप OBC से आते हैं, ठीक है, या फिर देखिए कैटेगरी में 4 होती है, मैं नॉर्मल जनरली, तो जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, OBC के हैं, SC के हैं, ST के हैं, ठीक है, ये 4 कैटेगरी के लोग हैं। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे नौकरी कर रहा है और सेम पोस्ट पर है, यानी कि मान लीजिए आप भी IPS हुए, अगला भी IPS हुआ और अगला भी IPS हुआ, तो आपको जो प्रमोशन, आपका जो प्रमोशन होगा वो प्रमोशन में भी आरक्षण होता है, यानी कि भैया इनका प्रमोशन जल्दी हो सकता है इनका, तो इसको भी आरक्षण कहते हैं। प्रमोशन में भी आरक्षण, उनको भी आरक्षण में भी लाभ मिलेगा, यानी कि आप प्रमोट भी होगे उसमें भी लाभ मिलेगा। किसके कैटेगरी में, जनरल से पहले, OBC से पहले, ऐसी अपनी जो भी हायरार्की है इससे पहले, तो इसी को प्रमोशन में भी आरक्षण कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनको प्रमोशन में जो आरक्षण दिया जा रहा है उस पर सुनवाई की, ठीक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या की, सुनवाई की। और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, SC आप वो ना समझे, न्यायालय ने कहा, उच्चतम न्यायालय, इसने क्या कहा, क्या कहा भैया, कहा कि आरक्षण सेवाओं में प्रवेश के दौरान होगा, जो प्रवेश के दौरान जो आरक्षण है वो नहीं होगा। आप समझे, उन्होंने कहा कि आरक्षण सेवाओं में प्रवेश के दौरान होगा, प्रमोशन में नहीं। आप बात को समझे, क्या कहा गया, ये जो प्रमोशन में आरक्षण का दिया जा रहा था उसको कहा कि भैया ये गलत है, नहीं, सिर्फ आपकी, जैसे मान लीजिए कि IAS के लिए आप UPSC का एग्ज़ाम देते हो, तो UPSC के एग्ज़ाम वर्ष में, यानी कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं, उसी के प्रवेश में, इस नौकरी में आप प्रवेश कर रहे हैं, इसी नौकरी में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं बस आरक्षण मिलेगा, आपको प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कब कहा, इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आगे इसे ब्रीफ किया। समझे बात को, जो प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा था उसको कहा कि ये उस पर सुनवाई की और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया जो आप प्रवेश में UPSC, यानी कोई भी एग्जाम आते रहो, कोई भी सेवा में आ रहे हो, सेवा में आते वक्त, एंट्री करते वक्त तो आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन आपका प्रमोशन में आपका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। समझे बात को। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। अब देखिए और आगे क्या न्यायपालिका ने क्या क्या कहा, देखिए आगे और न्यायपालिका ने क्या क्या कहा। देखिए, इंदिरा साहनी वाद, यही जो वाद है, ठीक है, इसी में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और भी बातें कहीं, ठीक है, जो अपर्याप्तता है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है। तो इंदिरा साहनी वाद में ही, मंडल वाद में ही क्या कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा, क्या निर्णय देते हुए कहा, थोड़ा सा मैं पेन चेंज करता हूँ, निर्णय देते हुए कहा, इसी में क्या किया, निर्णय देते हुए क्या कहा,
कहा कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियों या फिर आपकी जो शेड्यूल कास्ट हैं या एसटी हैं, जो मतलब अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनका सेवाओं में प्रतिनिधित्व है। मतलब इन लोगों का सेवाओं में, यानी किसी भी नौकरी में सेवाओं में प्रतिनिधित्व 50% से कम है तो इसे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जाएगा। तो इसे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जाएगा। अब बात को समझे। इसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो ओबी अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो आपकी शेड्यूल हैं, एसटी हैं, उनको किसी भी सेवाओं में इनका 50% से कम इनको क्या होनी चाहिए, इनको 50% से कम इनकी सेवा नहीं होनी चाहिए। क्या इनका जो वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, यानी कि 50% चीज़ें इनके लिए रिजर्व होंगी। अपर्याप्तता अगर ऐसा होता है, 50% से कम होता है, तो उसे अपर्याप्तता प्रतिनिधित्व कहा जाएगा, यानी कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है उनका, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब बातें आप समझ रहे होगे कि ये क्यों बताया जा रही हैं। ये सारा आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है, ये सारे घटनाक्रम आपके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अब देखिए आगे फिर क्या कहा, यही वाद जो आपका ये वाद है, इंदिरा साहनीवाद या फिर मंडलवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा कि भैया आरक्षण जो है, कहा आरक्षण की उच्चतम सीमा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण, उच्चतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब ये बहुत टर्निंग पॉइंट है, अभी वर्तमान में भी बहुत बहस हो रही है इस पर। क्या देखिए, कहा गया कि आरक्षण की ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण 50% दिया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी चीज़ों में आपको आरक्षण 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इंदिरा साहनीवाद में कहा, देखिए ये आपको पूरा याद होना चाहिए इस वर्डिक्ट में, इस वाद में, मंडलवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। ठीक है, और कहा कि भैया 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहा कि प्रत्येक वर्ष की सेवाओं के लिए रिक्तियों का 50% होना जरूरी है। मतलब आगे यही इन्हीं चीज़ों को फिर से रिपीट किया। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था, क्या कह दिया था कि 50% से अधिक क्या नहीं होना चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। लेकिन EWS वाला अभी जो आपका 10% आया, उस पर फिर शोर मचने शुरू हो गया। वही कहा गया, इंदिरा साहनीवाद और मंडलवाद को फिर से कोट किया गया। भैया वहाँ तो कहा गया था कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए आरक्षण, तो ये 10% फिर क्यों लेकर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हैं तो भैया आप कंट्राडिक्शन का है, ये वर्तमान आपके करंट का मुद्दा है। ठीक है, करंट इशू है। चलिए अब देखिए इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ दूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि 50% अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो 3% है, 3% आरक्षण हैंडीकैम्ड, ये एक्सेप्शन है। 3% आरक्षण जो आपके फिजिकली हैंडीकैम्ड लोग हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनके लिए यहाँ रखा गया है। तो इसको भी यहाँ पे आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं, तो शारीरिक रूप से अक्षम, शारीरिक रूप से जो सक्षम नहीं है, तो उनके लिए हैंडीकैम्ड के लिए 3% आरक्षण और इसमें है। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बता दूं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसरो हो गया, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हो गया, ठीक है, इसमें आरक्षण नहीं चलता है, इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ। अब ये मंडलवाद है, हमने क्या पढ़ा आज, मंडलवाद को पढ़ा, किसको, इंदिरा साहनीवाद या फिर मंडलवाद को पढ़ा। लेकिन अब मंडलवाद को हमने यहाँ पे पढ़ा, और अब हम देखते हैं कि देखिए आगे हम अब और देखेंगे कि मंडलवाद जो है, इसके विरुद्ध सरकार ने भी कुछ निर्णय लिया। ठीक है, जो मंडलवाद है आपका, ये जो मंडलवाद है यानी कि इंदिरा साहनीवाद, मंडलवाद के विरुद्ध, इसके विरुद्ध सरकार ने भी कुछ निर्णय लिया, सरकार का कुछ निर्णय आया। और वो निर्णय क्या आया, कैसे आया, वो हम आगे की क्लासेस में
पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में कल देखेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि अच्छा लग रहा है, और लाइक का बटन प्लीज़ दबा दें। टेलीग्राम पर आपको ये क्लासेस जो हैं उसकी PDF वगैरह मिलती रहेंगी, तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।